हाँ भाई, आज हम सारणी के कल और परसों 2 दिनों में जो गुणधर्म किए थे उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास ये है b प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर हमें सिद्ध करना है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। सिद्ध करने के लिए सबसे पहला हमने जो गुणधर्म किए थे उसमें ये कोशिश करते हैं कि कोई कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। इसमें किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में से कोई कॉमन भाग नहीं आ रहा, इसलिए हम इसमें से कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा भाग आता है हमारे पास इसमें कि अगर कॉमन नहीं निकाल सकते तो प्रारंभिक गुणधर्मों का उपयोग करते हुए क्या कोई ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन निकल के बाद। उसको जांच करने के लिए देखिए यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है, यहाँ a प्लस बी है और ये जो भाग है वो है a b और c। अगर हम ये जो स्तंभ है वो इसमें जोड़ दें तो इस स्तंभ में सारे अवयव बन जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब इस स्तंभ में से a प्लस बी प्लस सी बाहर लिया जा सकता है। सारणिक में से कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आएगा तो 3 1 बनेंगे और 3 1 बनेंगे तो उनमें से 2 को 0 बनाकर और फिर उसका विस्तार किया जा सकता है। हम विस्तार की विधि उपयोग में ले सकते हैं। गुणधर्मों का उपयोग करके हमने आसान बनाना था, डायरेक्ट हल करें तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा। इस तरह से कुछ कॉमन लेके और फिर हल करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि कोई पंक्ति में किसी पंक्ति को जोड़ने पर, घटाने पर, उसको किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने पर या उसको किसी संख्या से गुणा करके घटाने पर, किसी भी एक पंक्ति को अन्य पंक्ति में हमारे पास जो एक पंक्ति या स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा हो वो निकालना है। अगर कॉमन आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो 3 1 कैसे बन रहे हैं या किस तरह से हम उसको इस तरह से पैटर्न बना लें कि 2 को 0 बनाना आसान हो जाए। और भी बहुत से नियम लग सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताया कि C1 में C3 जोड़ेंगे तो ही हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। अब R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 भी करके देख लीजिए। कोई भी सवाल है उसको हल करने के कई तरीके होते हैं। आपके दिमाग में कौन सा तरीका उस वक्त काम आएगा जब पेपर कर रहे हैं या जब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उस पर डिपेंड करता है। ये ऐसे भी हो जाएगा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, ये बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये बनेगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c फिर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेने के बाद। तो कोई भी नियम आप पर डिपेंड कर रहा है, आप किस प्रकार से उसको हल करेंगे। मैं इसमें C1 वाली विधि लगा रहा हूं। पहली पंक्ति में स्तंभ में परिवर्तन, C1 में C3 जोड़ देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b a, c प्लस a b b और b प्लस c b, a प्लस b प्लस c और c प्लस a c। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है। यहां बचेगा 1 1 1, पहले स्तंभ में से कॉमन आ रहा था a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, a b c। जैसा कि नियम बताया था मैंने, 3 1 बन जाए तो 2 को 0 बनाना है, 2 को 0 बनाए यानी R2 में परिवर्तन R2 माइनस R1, R3 में परिवर्तन R3 माइनस R1। ये दोनों परिवर्तन अगर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c। सारणिक में a प्लस b a 0, एक में से a घटाएंगे 0, b प्लस c में से a प्लस b घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे b से b कट जाएगा, c माइनस a बचेगा। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस a बचेगा। फिर इस एक में से इस एक को घटाएंगे 0, इस c प्लस a में से a प्लस b घटाएंगे तो c माइनस b, तो ये 0, ये c माइनस b और यहाँ c माइनस a, ये c माइनस a। इस एक के सापेक्ष विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा c माइनस a का c माइनस a से गुणा माइनस b माइनस a इंटू c माइनस b। गुना कर लीजिए a प्लस b प्लस c
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस bc प्लस बी स्क्वायर प्लस ac और माइनस ab गुना किया है सीधा। पहले b का c से गुना कर दिया, माइनस का bc आ गया, फिर b का माइनस b से किया तो प्लस का b स्क्वायर बन गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, a का c से किया प्लस ac आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a का फिर माइनस b से किया माइनस ab आ गया। हल करते हैं इसको हल करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 ये माइनस का ab है, ये माइनस का bc है और माइनस का 2ac में से प्लस का ac जोड़ देंगे तो माइनस का ac बचेगा। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 8वीं 9वीं क्लास में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac के। अर्थात इसको हम बराबर लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। अन्यथा आप गुना करके हल कर लीजिए, गुना करके भी यही उत्तर आएगा। गुणधर्म याद होंगे या जो सूत्र हैं वो याद होंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, हमें गुना और आगे करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा फिर गुना करके थोड़े 2-4 स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ाए जा सकते हैं। हमें इस सवाल में ओमेगा का मान, इसमें ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है तो सारणी को हल करना है और सारणी का मान ज्ञात करना है। इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ओमेगा को समझ लेते हैं। ओमेगा इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल यानी 1 की घात 1/3 जो होती है उसमें 3 हमारे पास इसके मूल आते हैं। एक होता है एक होता है ओमेगा और एक होता है, जहां ओमेगा का मान होता है -1 प्लस √3 आइटा/2 और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 माइनस √3 आइटा/2। इनमें ये नियम लागू होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, जबकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो आती है वो हमेशा 1 होती है। सबसे पहले इसी नियम का उपयोग करते हैं, जहां पे भी ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है वहां पे 1 रख देते हैं। अगर ओमेगा क्यूब की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। 0 बनानी है हमने। 0 बनाने के लिए इस 1 का उपयोग करते हुए बाकी को 0 बना लेते हैं। इस 1 का उपयोग करेंगे तो R2 में परिवर्तन करते हैं, R2 में से R1 को घटा देंगे और R3 में परिवर्तन करते हैं, R3 में से ओमेगा स्क्वायर से गुना करके R1 घटा दें, 0 बन जाएंगे। उसको कोई जरूरी नहीं है कि संख्या से ही गुना करना है, किसी वेरिएबल से भी, किसी चर राशि से भी गुना करके घटाया जा सकता है। यहां पे बन जाएगा हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर। R2 माइनस R1 किया है, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर घटाएंगे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर घटाएंगे 0, ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर घटाएंगे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में 1 में से ओमेगा की घात 4 घटाएंगे। ओमेगा की घात 4 कितना होगा? हमें ओमेगा क्यूब का मान 1 दिया हुआ है, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा। इस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएंगे। 0 को इससे करने पर 0 आएगा और इसका इससे गुना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हल करें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की घात 4 माइनस 2 ओमेगा की घात 3। ओमेगा की घात 4 का मान जैसा अभी किया था हमने ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा। अब
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -1। ये मान अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा -1 -2, जिसको हल करेंगे तो +3 आ जाएगा, जो इस सवाल का हल है। तो -12। एक और सवाल जिसके अंदर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सिद्ध करना है हमें। सबसे पहला पार्ट, जैसा मैंने पहले बताया, कोई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे। क्या किसी पंक्ति में से या किसी स्तंभ में से कुछ कॉमन आ रहा है, ये जांच कीजिए। पहले स्तंभ में से a कॉमन आ रहा है, a बार ले लेंगे। दूसरे स्तंभ में से b कॉमन आ रहा है, b। तीसरे में से c। यहाँ बचेगा a प्लस b। यहाँ b कॉमन लिया हमने तो c, b प्लस c। यहाँ c कॉमन लिया हमने, a प्लस c, a और c। और हल करेंगे। देखो, इसमें अगर स्तंभ में देखें तो स्तंभ में या पंक्ति में a और b और a प्लस b दो जोड़ा बन रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि R1 में पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देते हैं। अगर ये तीनों जोड़ देंगे तो a b c, यहां बन जाएगा 2a प्लस 2b, 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2c, a प्लस b, b, a, b प्लस c, c। दो कॉमन आ रहा है। पहली पंक्ति में से अगर दो को कॉमन ले लें तो 2a b c, यहां बच जाएगा a प्लस b, b प्लस c, a प्लस c, a प्लस b, b, a, b प्लस c, c। 0 बनानी है और कोई कॉमन आ नहीं रहा। R2 में से R1 को घटा देते हैं। अगर R2 में से R1 को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा हमारे पास 2abc, a प्लस b, b प्लस c, a प्लस c। R2 माइनस R1 की है, a प्लस b में से a प्लस b घटाएंगे 0, b में से b प्लस c घटाएंगे -c, a में से a प्लस c घटाएंगे माइनस का c। तो इसी प्रकार से हम R3 में भी परिवर्तन कर लेते हैं, R3 माइनस R1 से। b में से a प्लस b घटाएंगे -a, b प्लस c में से b प्लस c घटाएंगे 0, c में से a प्लस c घटाएंगे -a। और देखो क्या कोई और 0 बनाई जा सकती है या नहीं। कोशिश हमारी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में 2 0 बनने की, लेकिन एक पंक्ति और एक स्तंभ में 2 0 नहीं आएंगे इसमें। अगर एक पंक्ति और एक स्तंभ में 2 0 नहीं बन रही है तो एक 0 और अगर कोई बन सकती है, कोई और इस सारणी में 0 बना सकते हो तो बना लीजिए, अन्यथा विस्तार कर दीजिए। जैसे इसमें अगर मैं चेंज करूं, C3 में चेंज करते हैं, C3 माइनस C2 करते हुए, तो ये 0 और बन सकती है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2abc, ये बन जाएगा a प्लस b 0 माइनस a, b प्लस c माइनस c 0। इसमें से इसको घटाएंगे, c से c कट जाएगा, a माइनस b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे -a बच जाएगा। विस्तार कर देते हैं, माइनस में से कॉमन भी आ रहा है, ये 0 बन गई हमारे पास। इस -c के सापेक्ष विस्तार हो सकता है। चिन्ह का अगर ध्यान रखें तो ये माइनस का चिन्ह था, ये प्लस का चिन्ह होता है और ये माइनस का चिन्ह होता है। यानी c के सापेक्ष विस्तार किया जा सकता है। अगर c के सापेक्ष विस्तार करेंगे -c है, -c के सापेक्ष विस्तार होगा, ये स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी। इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -a का इससे करेंगे -a² माइनस ab, इसका इससे करेंगे तो +a², माइनस का चिन्ह आना है इसलिए, और -ab, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस आना था।
माइनस ए भी आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया हमारे पास, ये बन गया 2ab माइनस सी, और माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस का 2ab, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका आंसर है जो हमें सिद्ध करना है। 2 जीरो बनानी है हमें। नया टॉपिक कर रहे हैं आज उपसारणिक और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज करनी है उसमें भी इसका उपयोग है। यह अकेले इस चौथे चैप्टर में या इस सारणिक वाले चैप्टर में ही उपयोगी नहीं है, इसके बाद में व्युत्क्रम अवयव करेंगे, व्युत्क्रम अवयव में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उपसारणिक, किसी भी अवयव के अंदर किसी एक पंक्ति और एक अवयव या किसी अवयव के सापेक्ष अगर हमें उपसारणिक का मान ज्ञात करना है तो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर शेष बची अवयवों की उपसारणिक को या जो सारणिक बनती है उस सारणिक को उस अवयव के लिए उपसारणिक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अवयव दे दिया जाए या सारणिक दे दी जाए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसमें हम इस पहले अवयव के सापेक्ष उपसारणिक का मान ज्ञात करते हैं। अगर पहले अवयव के सापेक्ष उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो इस पहला अवयव जिस भी पंक्ति में है उस पंक्ति को और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद में जो भी हमारे पास बचा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी सारणिक को उपसारणिक कहेंगे। उस अवयव के लिए व्यक्त करने के लिए m एक लिखेंगे। एक इसलिए लिखा क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के लिए उपसारणिक निकाल लिया हमने। m का मतलब होता है माइनर, उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर कहते हैं और उस माइनर का पहला अक्षर m होने के कारण m लिया गया है। आपकी किताब में हो सकता है कि उपसारणिक का उपयोग a से लिखा गया हो, जो नोटेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है चाहे m आ जाए चाहे उपसारणिक के लिए क्या आ जाए a, दोनों में से कोई भी नोटेशन दिया जा सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। m का मतलब भी उपसारणिक और a का मतलब भी उपसारणिक है। m जो अक्षर लिया गया है वो इसको इंग्लिश में माइनर कहते हैं और इस माइनर से लिया गया है, और a उन्होंने एक नोटेशन दिया है, सेकंड वो f कह रहा है। ठीक है, कुछ किताबों में सेकंड को a से भी लिखा गया है, कुछ किताबों में सेकंड को c से भी लिखा गया है, इसमें f से लिखा है। माइनर को m से लिखा जाता है, इसमें a से लिखा है। वो नोटेशन पर मत जाना, नोटेशन किसी भी प्रकार से हो सकता है, आपको मीनिंग समझना है उसका। यहाँ पे माइनर या उपसारणिक, जिस अवयव की उपसारणिक निकाल रहे हैं उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर शेष बचे अवयवों का सारणिक का मान उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है। जैसे अगर मैं a2 का मतलब ये है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, अगर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव के लिए उपसारणिक निकालूं तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे। इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने पर क्या बचेगा, b1 b3 c1 c3। इसी प्रकार m13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दें, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दें तो क्या दिखेगा, b1 b2 c1 c2। इनका हल करना आपको आता है, सारणिक है, 2x2 की सारणिक है, तो जैसे b2 c3 माइनस b3 c2, इसी प्रकार b1 c3 माइनस b3 c1, इसी प्रकार b1 c2 माइनस b2 c1, इनका उपयोग किया जा सकता है। अब अगर हमारे पास m21 निकालना है, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष विस्तार किया जाएगा, इसमें उपसारणिक का मान निकाला जाएगा। हमारे पास m21 का मतलब क्या हुआ,
दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के सापेक्ष, तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। अगर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देते हैं तो अब क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, A2 A3 C2 C3। हल आपको आता है A2 C3 माइनस A3 C2। 3/3 में दिया हो तो इस प्रकार से हम उपसारणिक का मान निकाल सकते हैं। अब उपसारणिक के मान कितने आएंगे, जितने उसमें अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 9, तो 9 उपसारणिक के मान प्राप्त होंगे। प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक का मान प्राप्त होगा। अगर हमें मान लो M33 निकालना है तो इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ इस अवयव के सापेक्ष हम उपसारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं, और इस के सापेक्ष अगर उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा A1 A2 B1 B2, और हल करने पर A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से हम किसी भी अवयव के अंदर प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक का मान ज्ञात करते हैं। ये 3/3 की उपसारणिक है। 2/2 में होती तो मान लो हमारे पास A1 A2 B1 B2 आ जाता, उपसारणिक कितनी निकाली जा सकती थी, 4। पहला निकलता M11 का मतलब पहली पंक्ति और इसके सापेक्ष हल करते तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, B2 ही लिखेंगे। सारणिक में एक ही अवयव आया हमारे पास, 2 अवयव प्राप्त नहीं हुए, एक अवयव आया तो एक के सापेक्ष हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार M12 का मान कितना होगा, B1, M21 A2, M22 A1। इस प्रकार से हम उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे। इंग्लिश में इसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर में पहला अक्षर C है, इसलिए इसको C से भी व्यक्त कर दिया जाता है और F से भी व्यक्त किया जाता है। फैक्टर का F ले लिया जाता है कई बार। तो इसका नोटेशन या तो आपको मिलेगा C या आपको मिलेगा इसमें F। इन दोनों में से कोई एक नोटेशन मिल जाएगा। आरबीएससी की किताबों में F से दिया हुआ है और एनसीईआरटी जो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में, वहां पे C से मिलेगा। अब इसको हल कैसे करें, कोफैक्टर होता क्या है। वास्तव में कोफैक्टर या सेकंड जो है वो उपसारणिक से बनते हैं। ये सूत्र है जिसकी सहायता से हम सेकंड को या कोफैक्टर को ज्ञात करते हैं। Cij बराबर -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij सेकंड है, यानी जिस भी अवयव का सेकंड ज्ञात करना है उस अवयव के उपसारणिक का मान निकालेंगे, और उपसारणिक के मान के बाद में अगर हमें मान लो C1 2 का मान निकालना है तो 1 और 2 का जोड़ 3, एक विषम संख्या है, उपसारणिक का जो भी मान आ रहा है उसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि -Mij Cij का मान यदि I प्लस j विषम है और प्लस Mij यदि I प्लस j का मान सम। तो यहाँ पे जब भी हम कोफैक्टर या सेकंड ज्ञात करेंगे, पहले उपसारणिक निकालनी है हमें, और उपसारणिक निकालने के बाद में हम जिस पोजीशन पर जिस अवयव के सापेक्ष सेकंड निकालना है उसकी पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन का जोड़ सम है या विषम है उसको देखेंगे। अगर सम है तो वैसे के वैसे उपसारणिक ही सेकंड होगी, और अगर विषम है तो चिन्ह बदल देंगे। प्लस का है तो माइनस का कर देंगे उपसारणिक का मान, और उपसारणिक का मान माइनस का है तो प्लस का कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक सवाल, a -3 2 4 -1 2 1 5 7। पहले स्तंभ के सापेक्ष उपसारणिक के मान निकालते हैं। अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष उपसारणिक का मान निकालेंगे तो पहले स्तंभ के सापेक्ष उपसारणिक यानी
सबसे पहले हमारे पास आएगा m11 का मान। m11 का मान निकालेंगे, ये खत्म ये खत्म, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया हमने, बाकी जो बचा वो -1 2 5 7 है। हल करेंगे, -7 -10 -17, फिर m21 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सिर्फ पहले स्तंभ के सापेक्ष निकाल रहा हूं मैं, इसके सापेक्ष निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा हमारे पास, -3 2 5 7 -21 -10, हल हो जाएगा -31। m31 का मान यहाँ पे -3 2 -1 2, हल करेंगे, -6 +2 और हल हो जाएगा -4। अब अगर हमें सेकंड निकालने हैं तो C11 यानी पहले अवयव का सेकंड, पहले अवयव का सेकंड, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ जो है 1 और 1 2 सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो जो माइनर था वो ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी -17। फिर C21 का मान, क्योंकि 2 और 1 का जोड़ विषम है तो चिन्ह बदलना है, -31 का +31 हो जाएगा। और C31 का मान, क्योंकि 3 और 1 4 है, 4 एक सम संख्या होती है इसलिए -4 हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी एक पंक्ति या किसी भी स्तंभ या सभी अवयवों के सारणिक और उपसारणिक और सेकंड के मान ज्ञात कर सकते हैं।